बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, उसमें से आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अब आप लोगों को याद होगा बेटा कि जो बैलेंस शीट के अंदर हमारे डेटर्स मौजूद होते हैं वो नेट अमाउंट के साथ होते हैं। ग्रॉस डेटर्स में से माइनस कर दिए जाते हैं क्लोजिंग प्रोविजन, तब नेट जो अमाउंट आती है ना बैलेंस शीट में वो लिखी जाती है। इसी तरह से हम लोग बैड डेट जो एक्चुअल हो चुके होते हैं और डाउटफुल डेट्स वो अपनी इनकम स्टेटमेंट को जाके चार्ज करते रहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एज एन एक्सपेंस जाके ट्रीट करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये देखना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने बैड डेट्स एज एन एक्सपेंस कितने चार्ज किए हुए हैं और अपने डेटर्स में से प्रोविजन को माइनस कितनी अमाउंट से किया हुआ है हम लोगों ने, हमने इस चीज को भी देखना होगा। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमें रिवर्स कैलकुलेशंस करनी पड़ जाएं कि अपने नेट डेटर से ग्रॉस डेटर्स फाइंड करने पड़ जाएं। अब उसके लिए वो हमें बताएगा कि इसकी प्रेजेंटेशन के लिए, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं। सबसे पहले उसने कहा a common exam issue is how to deal with the receivables, bad debts and allowances for doubtful debts. There are two ways of dealing with this. आपके पास अब दो मेथड्स हैं कि आप अपने रिसीवेबल्स के साथ डील कर सकते हैं। अब उसमें से फर्स्ट मेथड देखें, कहते हैं एडजस्ट द प्रॉफिट फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। जो नॉन कैश आइटम के तौर पर आप लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है, मतलब ऐड कर देना है जाकर जितना ड्यूरिंग द ईयर बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस आपने चार्ज किया हुआ एंड इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और फिर जब आप लोग अपनी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाते हैं तो वहां पे रिसीवेबल्स के बैलेंस मौजूद हैं और रिसीवेबल्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में चेंजेस को भी आप लोगों ने अकाउंट फॉर करना है। कहते हैं इंक्लूड द चेंज इन ग्रॉस रिसीवेबल्स। अब यहां पर बेटा आपको नेट रिसीवेबल्स गिवन होंगे, आपने उनमें अब क्लोजिंग प्रोविजन के बैलेंसेस ऐड करने हैं। नेट अमाउंट के अंदर क्लोजिंग प्रोविजंस के बैलेंसेस ऐड करने हैं और ग्रॉस अमाउंट को फाइंड कर लेना है। फिर कहते हैं बिफोर डिडक्टिंग बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, before deducting bad debt and allowances for doubtful debts। और अब सेकंड मेथड हमारे पास, make no adjustment for bad and doubtful debt expense। कहते हैं आप प्रॉफिट में जब नॉन कैश आइटम को एडजस्ट कर रहे होते हैं आप उसमें बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस नॉट चार्ज करो, उसको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें हम लोग, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग जाएंगे और जो हमारे नेट रिसीवेबल्स होंगे उनकी चेंजेस को अकाउंट फॉर कर लेंगे। ये ज्यादा इजी मेथड है कि आप लोग बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस को इग्नोर कर दो टोटली, कि आपको उसको नॉन कैश आइटम के तौर पर ना लेकर आओ और अपने नेट रिसीवेबल्स जो बैलेंस शीट में आपको गिवन है आप उनके दरमियान डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाके अकाउंट फॉर कर लें। फिर कहते हैं आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स। अब जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते हैं तो बैड डेट डिडक्ट हो चुका होता है उसमें से और क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस भी डिडक्ट हो चुका होता है, तो कहते हैं आफ्टर डिडक्टिंग बैड एंड डाउटफुल डेट्स। दो मेथड्स के, पहला मेथड कौन सा है कि आपने अपना जो एक्सपेंस ट्रीट किया था उस एक्सपेंस का रिवर्सल करें और ग्रॉस रिसीवेबल्स में चेंजेस को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेकर आए। दूसरा मेथड बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस को इग्नोर करें और नेट रिसीवेबल्स के बैलेंस के दरमियान चेंजेस को अकाउंट फॉर कर लें। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, कहते हैं फर्स्ट मेथड change in gross receivables must be used in exams whenever relevant information is available in the question।
और हम लोग इन दोनों में से कौन से मेथड को प्रेफर करेंगे? फर्स्ट मेथड को, कि हम लोग उसे एक्सपेंसेस के बारे में भी बताएं, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हम उसे बताएं कि ये एक्सपेंस हमने चार्ज किया था ड्यू टू नॉन कैश एक्सपेंस, ये उसका रिवर्सल है, और अपने ग्रॉस रिसीवेबल्स के दरमियान चेंजेस को वर्किंग कैपिटल में लेकर आए। ऑलराइट, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब दोनों मेथड से ना हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप देखेंगे जो नेट इंपैक्ट आएगा ना वो बिल्कुल सेम आता है। जिस तरह से इधर देखें, तो फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एएसएल, ग्रॉस रिसीवेबल्स हैं, इनमें से हम लोगों ने अलाउंसेस को माइनस किया और ये हमारे नेट रिसीवेबल्स हैं। बैड डेट 8 मिलियन वर आल्सो रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, हम लोगों ने इनको भी राइट ऑफ कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। फिर कहते हैं प्रेजेंट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एएसएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड बाय। अब देखें, अगर हम लोग बात करें ना अपने डायरेक्ट मेथड की, तो उसमें तो हम लोगों ने अपने रिसीवेबल्स के अकाउंट बनाना होता है और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर देखना होता है। तो बेटा रिसीवेबल का अकाउंट हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे बनता है, ग्रॉस रिसीवेबल्स पे बनता है, ये बात याद रखिएगा। नेट रिसीवेबल्स के ऊपर कभी भी रिसीवेबल्स का अकाउंट ना बना देना। ओके, अब इनडायरेक्ट मेथड में जब आएंगे तो वहां उसका स्टार्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होता है, तो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करनी होती है हम लोगों ने। तो अब देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, प्रेजेंट चेंजेस इन ग्रॉस रिसीवेबल्स एंड प्रेजेंट चेंजेस इन नेट रिसीव। अब इसका जरा आके डिफरेंस देखें। अब अलाउंसेस का अगर हम यहाँ पर अकाउंट बना लें, ये हम लोगों ने अलाउंस का अकाउंट बनाया, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आया हमारे पास अलाउंस का 12, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 15। ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स कितने हो गए, इनकम स्टेटमेंट को कितना चार्ज किया हम लोगों ने, राइट। अच्छा अब देखें इसने क्या किया, उसने प्रॉफिट उठाया, प्रॉफिट में उसने अलाउंस बैड डेट एक्सपेंस को अलग से ट्रीट किया, और अलाउंसेस में जो हमारे पास चेंज आएगा उसको अलग से ट्रीट कर दिया। बेसिकली तो 11 ही आ गया ना, मैंने 11 एक्सपेंस से चार्ज किया था, उस 11 को मैंने आके ऐड कर देना है। आपको अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप अगर चाहें तो बैड डेट्स को अलग से ट्रीट कर दें, इसको ऐड कर दीजिएगा, और इसके दरमियान ओपनिंग और क्लोजिंग अलाउंसेस के बैलेंस के दरमियान चेंजेस को अकाउंट फॉर करना है। कि अगर क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हो रहा हो तो आपने ऐड कर देना है क्योंकि एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होता है ना, और अगर क्लोजिंग बैलेंस डिक्रीज हो रहा हो तो ये इनकम के तौर पे चार्ज होता है, आपने माइनस कर देना है। ये बात क्लियर हो गई, आपके पास ये प्रॉफिट एडजस्ट हो गए। फिर आप लोगों ने जाना वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपकी बैलेंस शीट के अंदर ये वाली अमाउंट्स मौजूद होंगी। आप देखें किस तरह से करते हैं, रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 500 प्लस 8, ये 500 ग्रॉस अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस। और उसने कहा था आपसे कि क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ आप लोगों ने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट नहीं, बैड डेट को भी बिफोर डिडक्टिंग, मतलब बैड डेट को भी यहाँ पे चार्ज ना करो, कि अगर ये किसी किस्म का बैड डेट ना होता तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना था, तो फिर तो मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 500 ये वाला, और 8 जो मेरे पास आ गया बैड डेट के तौर पर, तो टोटल मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 508 माइनस आप लोगों ने अपने यहां से ग्रॉस डेटर्स लेने हैं, और ये टोटल डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारे पास 28। तो आपने ये 28 जाकर अब देखें इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, रिसीवेबल्स में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, इंक्रीज आया। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स जाकर नेगेटिव टर्म्स कैश आउट फ्लो के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा सपोज कि अगर बाकी वैल्यूज ना होती,
11 ऐड हो रहा है, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी 28 माइनस हो रहा है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है जैसे कि 17 लेस कर रहे हैं हम लोग, ऐसा ही है ना। अब दूसरा मेथड जाकर देखें, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 468 एंड 485, 17 इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करूं, लेस कर दूंगा, सेम इम्पैक्ट आएगा। तो दूसरे मेथड के अंदर सिंपली हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल्स की नेट अमाउंट्स में डिफरेंसेस को देखने हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहो उस टाइम पर तो आप ऐसा कर सकते हो। फर्स्ट मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है, आपने फर्स्ट मेथड के ऊपर रहना है। बैड डेट का ख्याल रखिएगा कि आप ऊपर ऐड कर चुके होते हो तो अपने रिसीवेबल्स में भी उसको ऐड कर दिया करो, क्योंकि ये एक किस्म का नॉन कैश एक्सपेंस होता है। सिर्फ क्लोजिंग प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट करने आपने अपने रिसीवेबल्स, बल्कि बैड डेट के अगेंस्ट भी आपने एडजस्ट करने हैं। ऑलराइट, कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। अब सेपरेट रिपोर्टिंग, an entity shall report separately major classes of gross cash received, gross cash payment arising from investing and financing activities, except in certain circumstances when IAS 7 requires reporting on net basis. The purchase of assets and the receipts of related grants can cause major movements in cash flow of an entity. For this reason, and to show the gross investment in assets, such movements are often disclosed as separate items in the statement of cash flows, regarding of whether or not the grant is deducted from the related assets or presentation purposes in the statement of financial position. Calculation tips, investing activities. अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम लोगों ने किस किस तरह से कैलकुलेट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। फॉलोइंग टिप्स माइट बी हैंडी फॉर रेलेवेंट कैलकुलेशंस फॉर प्रेजेंटिंग कैश फ्लोज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन द एग्जाम। कहते हैं आप लोगों ने नॉन करंट एसेट्स के ऊपर फोकस करना है। कौन सी एक्टिविटीज के लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिव नॉन करंट एसेट्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। क्या? पीपी, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, investment property, long-term investments and short-term investment, excluding those held for trading and cash equivalents. इनके ऊपर आपने फोकस करना है, यहां से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आपको पता चल जाएगा। फिर मेक श्योर रिसीट्स ऑफ इनकम रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट्स, और इसमें क्या चीज शामिल हो सकती है कि अगर कोई रेंटल इनकम आपको मिलती है, rental income of investment property and dividend received on investment। बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है, तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अगर आपको किसी किस्म की कोई इनकम आ रही है तो वो भी इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी में जाएगी। और अगर आप लोगों ने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर अगर आपको कोई डिविडेंड्स वगैरह रिसीव हो रहे हैं, आपने कोई इक्विटी शेयर परचेज किया हुआ है किसी दूसरी एंटिटी में, वहां से कोई डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आपने वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनाने हैं। राइट, क्लियर है ये बात? फिर कहते हैं आपने फॉलोइंग टी अकाउंट्स बना लेने हैं। डिटरमिन मिसिंग अमाउंट्स, जैसे कि परचेजेस कितनी हुई नॉन करंट एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो डिस्पोजल की अमाउंट क्या थी, आपको कुछ इंफॉर्मेशन वो बताएगा, कुछ इंफॉर्मेशन स्किप कर लेगा। तो बैलेंसिंग वैल्यूज के तौर पर हम लोगों ने मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो कहते हैं पीपी का अकाउंट बनाओ जो कि में गिव अमाउंट ऑफ कैश एडिशंस, डिस्पोजल्स और डेप्रिसिएशन। अब हो सकता है कि नॉन करंट एसेट के ओपनिंग क्लोजिंग तो हमें बैलेंस शीट से पता चल जाएंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें वो ये बता दे कि हमारे पास एडिशन कितनी हुई, हमारे पास डिस्पोजल कितना हुआ, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिसिंग वैल्यू के तौर पे आ सकता है। हो सकता है इनकम स्टेटमेंट से मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाए,
डिस्पोजल की इंफॉर्मेशन दे दे, एडिशन का पता ना हो, तो एडिशन भी मिसिंग वैल्यू के तौर पर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने नॉन करंट एसेट्स का हमेशा अकाउंट बना लेना है, पीपीई का हमेशा अपने पास अकाउंट बना लेना। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बी यूज टू फाइंड डेप्रिसिएशन, और फिर डिस्पोजल अकाउंट में बी यूज टू फाइंड गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल और डिस्पोजल प्रोसीड्स। तो आप लोगों ने नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट ये 3 अकाउंट जरूर मेंटेन कर लेने हैं। फिर देखें, उसने आपको बता दिया कि भाई अगर एडिशन, डिस्पोजल या आप लोगों ने डेप्रिसिएशन को देखना है और एसिड WDV पर मौजूद है तो सिर्फ पीपी का अकाउंट बना लें, और एसिड अगर कॉस्ट पे मौजूद है तो फिर एसिड अकाउंट का बनाओगे, वहां से एडिशन डिस्पोजल का पता चल जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फिर कैलकुलेट करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ, और फिर तुम्हें तुम्हारे डिस्पोजल के ऊपर कितना गेन हुआ, लॉस हुआ, या हो सकता है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से मुझे गेन या लॉस का पता चल जाए लेकिन सेल प्रोसीड्स का ना पता हो, तो डिस्पोजल अकाउंट से मुझे सेल प्रोसीड का पता चल जाएगा। राइट, नेक्स्ट कहते हैं मेक श्योर इफेक्ट ऑफ नॉन कैश आइटम्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर। अब देखें भाई, अगर किसी किस्म के कोई नॉन कैश एक्सपेंस वगैरह होते हैं तो बेसिकली तो वो भी अकाउंट फॉर हो चुके होते हैं। तो आपने इस बात को देख लेना है कि किसी किस्म का कोई नॉन कैश एक्सपेंस तो नहीं ट्रीट कर दिया आप लोगों ने, कहीं उसको तो नहीं अकाउंट फॉर कर दिया। जैसा कि नॉन कैश एक्सपेंस में एसेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज की रीजन सिर्फ एडिशन और डिस्पोजल नहीं होता, रिवैल्यूएशन भी होता है कि रिवैल्यूएशन गेन हो गया है तब भी तो एसिड का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा। तो आपने उसको कहीं एडिशन ना समझ लेना, तो इस बात का ख्याल कर लेना कि कहीं एसिड आपका रिवैल्यू तो नहीं हो गया और उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस हो। तो अगर जितनी अमाउंट से रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा वो आप लोगों ने अपने एसिड अकाउंट को चार्ज करना है। अगर ड्यू टू रिवैल्यूएशन किसी किस्म का लॉस होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई डिस्पोजल हो चुका है, तो लॉस को भी जाकर आपने अपने नॉन करंट एसेट्स के अकाउंट में अकाउंट फॉर करना है, ताकि आप कैश से रेलिवेंट एक प्रॉपर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकें। तो कहता है गेन ऑन रिवैल्यूएशंस एसेट एक्वायर्ड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन एंड परचेज एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। तो बेटा अगर क्रेडिट पे डिस्पोजल करेंगे तो सिर्फ गेन और लॉस जो हमारे पास होगा उसकी तो हम लोग जाके एडजस्टमेंट्स कर देंगे, लेकिन सेल प्रोसीड तो हमने रिसीव ही नहीं की। तो जब रिसीव नहीं की तो आपने अकाउंट फॉर भी नहीं करनी, आपने सिर्फ वो सेल प्रोसीड से लिखनी है जो आप लोग इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव कर चुके हो। ऑलराइट, क्लियर? PP account may be prepared on net basis, मतलब WDV के ऊपर accumulated depreciation माइनस करते जाएं। When detailed data is not available, मतलब बैलेंस शीट से मुझे सिर्फ बैलेंस शीट से वैल्यू मिल जाए और वो उनकी WDV हो तो मैं नेट अमाउंट के ऊपर प्रिपेयर करूंगा। लेकिन अगर मुझे उनकी कॉस्ट एंड accumulated depreciation मिल जाए तो फिर मैं पीपी अकाउंट को ग्रॉस अमाउंट के ऊपर जाके प्रिपेयर करूंगा। तो इस बात का ख्याल रख लेना है कि जो आप अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो कौन सी वैल्यूज के ऊपर हैं। हाउएवर इफ सेपरेट कॉस्ट एंड accumulated depreciation information is available in exam question, it is advised to prepare both accounts separately। तो अगर इंफॉर्मेशन है accumulated depreciation की तो आप लोग उसी को प्रेफर करो कि आप accumulated depreciation का अलग से अकाउंट प्रिपेयर करें। राइट, कहता है कंबाइन आइटम्स क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट टू सेव टाइम। जैसा कि आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट डेफर कर देते हैं, ऐसे ही है ना, तो होती तो यार एक ही चीज है ना, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि उसका करंट पोर्शन अलग लिख देते हैं और नॉन करंट पोर्शन अलग लिख देते हैं। लेकिन जब आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाने लगे तो आपने एक ही क्लासिफिकेशन से रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन हो उसके करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन को कंबाइन कर दिया करो। इसी तरह से कोई बैंक लोन है, नॉन करंट लायबिलिटी है आपकी,
लेकिन आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं और एक इंस्टॉलमेंट आपने नेक्स्ट ईयर में पे करनी है। आपने उस इंस्टॉलमेंट को करंट लायबिलिटी बनाया होगा और रिमेनिंग को नॉन करंट लायबिलिटी बनाया होगा, उसको भी आप कंबाइन कर देना। ऑलराइट, तो अगर कहता है कि कोई आपके पास ऐसी क्लासिफिकेशन मौजूद है जिसको आपने करंट एंड नॉन करंट दोनों में क्लासिफाई किया हुआ है, तो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से रेलिवेंट जब उसकी अकाउंटिंग करने लगे तो आपने उन दोनों को कंबाइन कर लेना है। ओके, फिर ये कंबाइन हो गए। अब इन तमाम वैल्यू ये जो बातें उसने टिप्स हमें बताई हैं, इसके लिए उसने हमें एक क्वेश्चन दे दिया और अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रेलिवेंट। अब देखें, उसने आपसे कहा ये आपके पास डाटा मौजूद है, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ केएम लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2020 एंड 2023, नॉन करंट एसेट्स, कॉस्ट गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। तो हम लोग अपना जो नॉन करंट एसेट पीपी का अकाउंट बनाएंगे ना, वो नेट अमाउंट पे नहीं बनाएंगे। प्रेफरेबल है कि आप उसको सेपरेट ही रखें, आपके लिए अकाउंटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज और ये गवर्नमेंट ग्रांट, भाई आपने ना इसको इकट्ठा कर लेना है कि आपके पास ओपनिंग में 80 था और क्लोजिंग में 104 है। ड्यूरिंग द ईयर a vehicle was disposed of for a gain of rupees 3 million. The original cost of the asset was rupees 60 million and accumulated depreciation till the date of disposal was। अब ये ना उसने आप पर मेहरबानी कर दिया है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन बता दी है। वहां पर जब एग्जाम में हो गए ना, तो भाई उसकी डेप्रिसिएशन वो मेथड जरूर बता देगा, डेट ऑफ परचेज बता देगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग खुद फाइंड करेंगे। यहाँ पर उसने बता दिया। अभी वो सिर्फ अकाउंट्स बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आपने ये हेड जाके अकाउंट फॉर करने हैं। फिर देखें, द गवर्नमेंट ग्रांट इनकम ऑफ ₹25 मिलियन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन, इट मींस दैट कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने रिटेन अर्निंग को जो ट्रांसफर किया, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम जो बनाई थी, रिटेन अर्निंग नहीं, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए होता है। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम जो मैंने बनाई थी ड्यूरिंग द ईयर, वो डेफर्ड इनकम से निकाल के 25 रुपीज मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिए। अब इससे रेलिवेंट देखेंगे, कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड prepare the cash flow from investing activities section of the statement of cash flows for KM Limited for the year ended 31st December 2023। 2 मिनट आपके पास हैं इस इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्या इनफ्लो क्या आउटफ्लो, जल्दी से आइडेंटिफाई करें। शाबाश। अब बेटा ऐसी ही इंफॉर्मेशन, मतलब आपके क्वेश्चन का ये एक छोटा सा पार्ट होगा, किस किस्म की इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। और इससे रेलिवेंट जब भी नॉन करंट एसेट्स में कोई बात आ जाए, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह, तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ जाना है। सबसे पहला और इजी मेथड इसका ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना आपके पास, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं होती। आप इनसे रेलिवेंट अपने वर्किंग नोट्स में जाकर इनके अकाउंट्स बना लिया करें। तो आपके पास ना 4 अकाउंट्स बनने वाले हैं। एक तो एसिड का अकाउंट उसकी कॉस्ट पर, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट, और चौथा इंफॉर्मेशन से पता चला कि डिस्पोजल हो गए हैं, तो डिस्पोजल का अकाउंट। आपने ये 4 अकाउंट्स अपने पास बना लेने थे। ये हमारे पास पीपीई इसका कॉस्ट का अकाउंट है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ गया। यहाँ पर अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट और डिस्पोजल अकाउंट। इन अकाउंट्स ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देनी है। अब देखें, सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिया करें। इसका पीपीई का ओपनिंग बैलेंस, और वो हमारे पास मौजूद है 150। अच्छा, इस बात का ना हमेशा ख्याल रखना है,
अक्सर बच्चे 180 लिख देते हैं। तो आपने ये पहले डिसाइड कर लेना है कि ओपनिंग लेफ्ट हैंड साइड वाला है या राइट हैंड साइड वाला है। तो कभी ऐसा भी होता है 22 पहले लिख देता है, 23 बाद में लिख देता है। तो आपने इस चीज को जरूर अकाउंट फॉर करना है सबसे पहले। अब ओपनिंग आपके पास कितना आ जाएगा 150, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आप इस तरह से लिखें। फिर एक एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन, इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड पर आएगा और ये ओपनिंग हमारे पास कितना है 105 और इसका क्लोजिंग हमारे पास कितना है 88। फिर अगर गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें तो बेटा लाइबिलिटीज का पोर्शन है, लाइबिलिटीज का पोर्शन है तो क्रेडिट नेचर, इनका ओपनिंग आपने इधर लिख दिया और इसका क्लोजिंग डेबिट साइड पे। भाई जब आप लोग गवर्नमेंट ग्रांट का ओपनिंग लिखने लगे तो आपके पास दो ओपनिंग्स हैं 60 प्लस 20, तो टोटल ओपनिंग कितना हो गया। तो आप इधर जाकर अपने पास मतलब आप यूं लिखना 60 प्लस 20 इज इक्वल, आप इस तरह से अपने एग्जाम्स में शो करना है इस चीज को। इसी तरह से जब आप क्लोजिंग लिखने लगे 80 प्लस 24, 80 प्लस 24 इज इक्वल टू 104, आपने ये लिख दिया। अच्छा, अब आपने उसकी इंफॉर्मेशन, अब देखें ये टेबल से जो जो इंफॉर्मेशन मिल सकती थी मैंने सारी रिकॉर्ड कर दी। अब आप आए इधर, डिस्पोजल से रेलेवेंट कहता है कि जो मैंने डिस्पोजल किया उस पर मुझे गेन 3 मिलियन का होगा। अब हमने ये पता है कि यार इस इंफॉर्मेशन का पता तो डिस्पोजल अकाउंट से चलता है, लेकिन मैं डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे, तो गेन मतलब इनकम, तो इस गेन ऑफ डिस्पोजल के अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्रेडिट होता है। तो अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट किसको करूं, डिस्पोजल। तो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 3 मिलियन, ये यहां पर आ जाएगा गेन। क्लियर। इसी तरह से अगर लॉस होता है, एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लॉस के अगेंस्ट डेबिट होता है, तो क्रेडिट कौन होगा, डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर हो गई ये बात। ये 3 मिलियन सिर्फ यहीं पे आना था। अच्छा, वैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यहां पर उसने मुझसे सिर्फ इन्वेस्टिंग पूछी थी, इस वजह से मैं वैसे स्किप करना चाह रहा था, लेकिन फिर से याद आया कि जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे तब बेटा ये 3 मिलियन हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्ट होगा और ये 3 मिलियन जाकर लेस हो जाना है, गेन है। तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स की एडजस्टमेंट्स में जाकर लेस हो जाएगा। क्लियर। इसकी एक एंट्री वहां पे चली जाएगी। दूसरा हमने डिस्पोजल में इसको रिकॉर्ड कर दिया। ऑलराइट, फिर देखें कहता है जो एसिड हम लोग डिस्पोज करने जा रहे हैं उस एसिड की हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है 60, हमने इसको डिस्पोज कर दिया। अब आप खुद सोचें बेटा, जब डिस्पोज किया है तो पहले तो एसिड से निकालो ना, डिस्पोजल में लेकर जाओ, फिर जब यहां पर आए यहां पर 60 लिखो और ये पीपीई से आया। ऑलराइट। अच्छा, फिर आपसे उसने क्या कहा कि जो एसिड हमने डिस्पोज किया उसकी डेट ऑफ डिस्पोजल तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। तो बेटा ये जाके रिकॉर्ड करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से डिस्पोजल 45 और यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45 से डिस्पोजल अकाउंट में आपके पास आ। अब ये बात क्लियर हो गई। और क्या ये बातें आपने पहले नहीं पढ़ी हुई थी। इसी तरह से आपने यहां से आपको कैश बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर मिलना है। अच्छा, फिर देखें यहां पर फिर आपसे कहता है जो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है ऑफ ₹25 मिलियन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन, तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को प्रॉफिट और, मुझे बताओ गवर्नमेंट ग्रांट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के तौर पर क्या मैंने एक्सपेंस ट्रीट किया होगा, इनकम। जब इनकम ट्रीट किया होगा तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या किया होगा, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करूं, ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट है।
इसको आप लोग डेबिट कर दो 25 से, और ये आपने चार्ज कर दिया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के पास। क्लियर हो गई है बात? अब क्या आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है? जब आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर रहे हो तो आपने अपने अकाउंट्स को ऐसे ही कर लेना है। एंड पे जब क्लोजिंग करने लगे तब आपको पता चलेगा। अब देखें भाई, मैं सपोज कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ग्रांट हम लोगों ने डिडक्ट नहीं की। क्या ये बात मुझे सपोज करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये डिडक्ट कर लेते एसिड की कॉस्ट में से तो क्या गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट होता? नहीं होता। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट है और वो लायबिलिटीज में है तो बेटा उससे मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि मैं गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर कौन सी पॉलिसी अप्लाई कर रहा हूं। तो बेसिकली उसने मुझे बता दिया कि जब वो नॉन करंट और करंट पोर्शन बना रहा है तो उसने गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर किया हुआ है और एसिड्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर मौजूद हैं, एसिड की कॉस्ट में से डिडक्ट नहीं किया गया। ऑल राइट, क्लियर? तो भाई एसिड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ग्रांट के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। आपने यहां पर अब बैलेंसिंग वैल्यू देखनी है। वो बैलेंसिंग वैल्यू डेबिट क्रेडिट साइड कहीं भी जा सकती है। आपने अकाउंट के रूल्स के मुताबिक अकाउंट्स को क्लोज करना है। जब यहां पर देखा तो इसका हमें क्रेडिट साइड का टोटल मिल रहा है 240, जबकि डेबिट साइड का टोटल कितना है? अब बैलेंसिंग वैल्यू कौन सी साइड पर है? कितनी? क्या सपोज करोगे? 90 का क्या हुआ है? एडिशन हुई है। ऑल राइट, अब इस एडिशन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये एडिशन ऑन क्रेडिट है या ऑन कैश है या पार्शियली क्रेडिट कैश है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती तो मैं उसको वैसे अकाउंट फॉर करता, अदरवाइज हमने सपोज करना है एडिशन और हमने इसके लिए पेमेंट कर दी। ये बात क्लियर हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहली चीज इसने जाना है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैश आउटफ्लो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 90 से। परचेज करने पर कैश का आउटफ्लो हो गए हैं, हम लोग 90 से रिकॉर्ड कर देंगे। ये बात क्लियर? फिर यहां पर जब पहुंचेंगे तो आप देखें डेबिट साइड का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? 133। इसमें से 105 माइनस करें 28, तो बेटा ये 28 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर है। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश आइटम के तौर पर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। राइट, क्लियर? इसका इन्वेस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बात आती है गवर्नमेंट ग्रांट की। बैलेंसिंग करने गए तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड का टोटल 129, जबकि डेबिट साइड के जो टोटल हमारे पास आ रहा है 80। तो यहां पर कितनी अमाउंट हम लोग लेकर आए? 49। इट मींस दैट ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने 49 गवर्नमेंट ग्रांट मजीद रिसीव कर ली है। तो गवर्नमेंट ग्रांट का रिसीव करना कौन सी एक्टिविटीज में जाएगा? गवर्नमेंट ग्रांट का रिसीव करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक आपने उसको जाके इसको लिखना है। फिर डिस्पोजल को देखें, यहां से पता चल जाएगा डिस्पोजल के लिए सेल प्रोसीड्स कितनी थी। अब इसको देखें 63, 45, यहां पर आपके पास डिस्पोजल की सेल प्रोसीड बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आएगी। देखें कितनी अमाउंट है? 18। हाँ जी, और ये 18 कहां जाएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। किस नाम से? सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। ऑल राइट, तो अगर आप लोग यहाँ इस बुक में सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे देखें तो उसने सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 28, और आपसे उसने कहा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जब आपने इसको पढ़ा था तो उसने गवर्नमेंट ग्रांट को यहीं पे ही लिखा था। देखो
क्योंकि इसका ताल्लुक नॉन करंट एसेट्स से होता है, जो ग्रांट हमें रिसीव हो रही होती है। कहते हैं परचेज ऑफ प्लाट, क्या आपको 90 की समझ आ गई? सेल प्रोसीड्स 18 इसकी समझ आ गई? और रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट 49, आपने इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट, फाइनेंसिंग में कहीं पर भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आया था, वहां पर हमारे पास लोन और शेयर कैपिटल, इशुएंस ऑफ शेयर्स, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं, बेसिकली इशुएंस ऑफ शेयर्स, उसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग, ये सब शामिल हो जाते हैं। तो इशुएंस ऑफ शेयर्स आप लोग लिखा करें। अच्छा, अब आपको ये बातें क्लियर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का नेट रिजल्ट क्या आया? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 23। ऑलराइट, अब इसके अलावा एक्स्ट्रा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे प्रॉफिट्स में एडजस्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, एनी इशू? तो इसने भी ये नीचे सेम वैसे ही अकाउंट्स बना दिए। अब आ जाए एग्जांपल नंबर 13। यहाँ पर भी देखें तो आपको आपसे कहा गया रिक्वायरमेंट्स में कैलकुलेट द कैश पेड फॉर एक्विजिशन एंड सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ पे देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ग्रैंड कंपनी एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ 2017, आपको कॉस्ट बता दी गई और रीवैल्यूड अमाउंट, साथ में क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, ये कैरिंग अमाउंट आ गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर द लैंड वाज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹200,000 एंड आइटम ऑफ इक्विपमेंट वाज disposed of during the year at a profit of ₹25,000. The equipment had an original cost of ₹260,000 and accumulated depreciation of ₹240 at the date of disposal. Depreciation charge in the year was ₹265,000. ये आपके सामने आपका क्वेश्चन है। ओके, जल्दी से मुझे फाइंड करके दें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसकी डिस्कशन नहीं करने वाला, जरा सॉल्व करें। अच्छा बेटा, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारे पास, बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल के मुताबिक ही। अब ओपनिंग बैलेंसेस आपको पहले बता दिए गए, क्लोजिंग बैलेंसेस आपको बाद में बताए गए। अब आपने जो एसेट अकाउंट बनाना था उसमें 1400 का ओपनिंग आ गया और 1900 के क्लोजिंग आपके पास आ गए। अब इसको ना हम लोग इधर ही समझ लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसने ना ये नेट बुक वैल्यू के ऊपर इसको फाइल कर दिया है। और अगर कॉस्ट के ऊपर हम लोग करें तो ये अकाउंट, ये देखें, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई, दोनों की ओपनिंग हमारे पास मौजूद है। उसने हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि भाई हम लोग कैश पे कितना करेंगे अगर हम लोग एसिड को एक्वायर कर रहे हैं, और डिस्पोजल के अगेंस्ट हम लोगों ने कैश रिसीव कितना किया होगा। तो आपने अपनी वर्किंग को वैसे ही लेके चलना है। अब एक्विजिशन का पता तो हमें एसिड की अकाउंट से पता चल जाएगा एक्विजिशन कितनी हुई है। अब क्या कुछ हुआ इसमें, कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एक लैंड थी जो कि रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई। तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड के लिए तो बेटा आप लोगों ने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट। तो आपने 200 यहां पर लेकर आना है कि कहीं आप इसको अपनी एक्विजिशन का पार्ट ना बना देना, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है आपके पास, राइट। फिर आप लोग चले यहां, कहता है एक इक्विपमेंट है जिसको हम लोगों ने डिस्पोज कर दिया और उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया 25,000 का, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास कितनी थी। तो आपने अपने एसेट अकाउंट में से यहां पर डिस्पोजल लिख दिया। अब आपके एसेट अकाउंट में और कोई चीज नहीं आने वाली क्योंकि हम लोग इसको कॉस्ट पे बना रहे हैं। तो इसकी ये जो बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास आई है ना, ये वाली, ये आपके पास है एक्विजिशन, और आपने इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 560 नेगेटिव टर्म्स में लिख देना है, कैश आउटफ्लो के तौर पे लिख देना है। फिर आप ये देखें कि बेटा यहां पर सिंपल सी वर्किंग भी कर सकते थे, जरूरी नहीं डिस्पोजल अकाउंट बनाए, कि जो एसिड आपने डिस्पोज किया उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी है, तो उसकी WDV कितनी है 20।
20 के एसेट पर आपने 25,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो आपने उसको सेल कितने पे किया होगा? अगर प्रॉफिट हो तो WDV में ऐड कर दिया करो, अगर लॉस हो तो WDV ऑफ डिस्पोजल में उसको लेस कर दिया करो, तो सेल प्रोसीड्स आ जाएंगे। तो मैंने अपने एसेट को 20,000 के एसेट को 25,000 के प्रॉफिट पे सेल किया, तो बेसिकली जो सेल प्रोसीड्स हैं वो 45 की हैं। आपने ये दो चीजें जाके लिख देनी थी कि भाई एक्विजिशन जो हमारे पास हुई है वो 560,000 की है, और जो हम लोगों ने सेल प्रोसीड्स अर्न की हैं वो 45,000 की। ऑल राइट, एनी इशू? आप लोगों ने बेटा एग्जांपल नंबर 14 इसको जरा सॉल्व करना है। देखो, कैलकुलेट द कैश पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये अब आप लोगों की होम असाइनमेंट है, एग्जांपल नंबर 14। लेकिन बहुत ज्यादा केयरफुली आपने कुछ इस तरह अंदाज में इसको सॉल्व करना है कि अब मिस्टेक ना हो आप लोगों से। अगर आप अभी से अपनी मिस्टेक्स के ऊपर कंट्रोल करते जाएंगे तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है फुल फ्लेज आप उसको 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वजह से अभी से ही बहुत ज्यादा केयरफुली आप लोगों ने इनको करना है। सॉल्यूशंस वगैरह बाद में देखिएगा। फिर हमारे पास आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स आई। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बेटा क्या कुछ आ जाएगा? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर, बेसिकली इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। आपने ना सिर्फ अमाउंट को देखना है, आपने नंबर ऑफ शेयर्स को भी अक्सर देखना होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, कितने मजीद नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं, किस अमाउंट पर इशू किए हैं। देखो, यहां पर हमें इस बात से नहीं गर्ज होती कि हम उसको शेयर कैपिटल में लेकर जाएं या शेयर प्रीमियम में लेकर जाएं, इस बात से हमें नहीं गर्ज होती। लेकिन हमने ये देखना होता है कि न्यू शेयर इशू कितने हुए हैं, किस अमाउंट पर हुए हैं, और हमने इन इश्यूएंस ऑफ शेयर के अगेंस्ट टोटल अमाउंट रिसीव कितनी की। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर्स हमने रिडीम किए हों, तो उनके लिए हम लोगों ने पेमेंट भी की होगी। डिविडेंड को साथ में देखा जाता है कि अगर हम लोगों ने कोई डिविडेंड वगैरह पे किया है। नॉन करंट लायबिलिटीज को देखा जाता है। तो इसके लिए आपको जो एग्जाम टिप्स बताई गई हैं, कैलकुलेशन टिप्स, कहते हैं फॉलोइंग टिप्स माइट बी हैंडी फॉर रेलिवेंट कैलकुलेशन फॉर प्रेजेंटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन एग्जाम। कहते हैं आपने अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए फोकस किस चीज के ऊपर चला जाता है? आपकी बैलेंस शीट के इक्विटी के पोर्शन पर और नॉन करंट लायबिलिटीज के पोर्शन पर। जब आप लोग होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो आपका सारा फोकस आपके नॉन करंट एसेट्स के ऊपर चला जाता है। वहां से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। यहां से आपको मिलेंगी आपकी इक्विटी और बोरोइंग्स, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन। अब देखें, कहते हैं लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, आपने हर किस्म की बोरोइंग्स को यहाँ पर डील करना है। फिर कहते हैं मेक श्योर डिविडेंड पेड हैज बीन इंक्लूडेड, इट्स रेलिवेंट, if relevant. Dividend paid has been included if relevant. The information may be determined by preparing a retained earning account. बाद औकात ऐसा होता है कि हमें रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाना पड़ जाता है, तो उसके लिए आप लोगों ने डिविडेंड पेड की अमाउंट को देखना है कि हम लोगों ने इस मरतबा कितना डिविडेंड पे किया। फिर कहते हैं कंबाइन कर दिया करें किसको? शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। इनके अकाउंट्स को अलग अलग बनाने की जरूरत है, वो आपके लिए जरा मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो जब आपके पास देखें भाई, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी में हमने शेयर कैपिटल अलग से क्लासिफाई किया होता है और शेयर प्रीमियम अलग से क्लासिफाई किया होता है, लेकिन आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट से रेलिवेंट बनाने लगे तो आपने शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का एक ही अकाउंट बना देना है, और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की ओपनिंग को मर्ज करके आपने अपना ओपनिंग लिख देना है, और इसी तरह से आपने क्लोजिंग के साथ कर लेना है। इससे आपका टाइम वगैरह सेव हो जाएगा, और आपको जो कैश प्रोसीड्स वगैरह हैं फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ शेयर्स उसका भी आइडिया हो जाएगा। फिर कहते हैं मेक श्योर इफेक्ट ऑफ नॉन कैश आइटम्स हैज बीन अकाउंटेड फॉर। अब इससे रेलिवेंट के नॉन कैश आइटम्स कौन से हो सकते हैं हमारे पास? बोनस इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, शेयर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, एंड कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। इन तीन बातों का आपने ख्याल रखना है।
कि अगर आपकी कोई इक्विटी, आपका शेयर कैपिटल बन गई, अगर आप लोगों ने शेयर इशू किए किसी नॉन कैश ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट, और अगर आपने कोई बोनस इशू ऑफ शेयर्स कर दिए हैं, तो आप उनके साथ अलग से डील करेंगे। फिर कहते हैं आप कंबाइन कर दें आइटम्स क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट टू सेव टाइम। कौन सी? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड देयर पोर्शन क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज। आपने इसको भी इकट्ठा कर देना है, आपने अपने टोटल अमाउंट्स को देखना है, लोन की अमाउंट्स को। प्रेजेंट प्रोसीड्स फ्रॉम लोन ऑब्टेन्ड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन सेपरेट। कितना लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑब्टेन किया वो इनफ्लो के तौर पर, और कितना रीपे किया वो आउटफ्लो के तौर पर, अलग अलग से आप लोगों ने बताना है अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब इससे रेलेवेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, रिक्वायरमेंट देखें, कहते हैं प्रिपेयर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर कंपनी एक्ट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस जाए, और यहाँ पे देखें शेयर कैपिटल मौजूद है, 10 रुपए का एक शेयर है हमारा, ओके, और ये आपके पास बिगिनिंग ऑफ 17 है, तो ये आपके पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम ओपनिंग और सेकंड कॉलम क्लोजिंग। और फिर देखें शेयर प्रीमियम मौजूद है, रिटेन अर्निंग्स मौजूद है, जहां से नॉन करंट लायबिलिटीज का लॉन्ग टर्म लोन्स मौजूद हैं, करंट लायबिलिटीज करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स मौजूद हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं ड्यूरिंग द एडिशनल लोन ऑफ ₹30,000 वाज ऑब्टेन, company made profit of ₹400,000 for the year after taxation and issued 2,000 bonus shares out of retained earnings। तो आप देखें 400 का प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन उसके लिए अब डिविडेंड देना था, तो डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं पे किया गया, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स पे किया गया, और शेयर्स की वैल्यू बता दी कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स 2000 इशू कर दिए हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, आउट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब जब आप लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखना हो, तो आप लोग अपने पास पहला कॉलम बना लिया करेंगे, पहला टी अकाउंट बना लिया करेंगे, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, इनका ओपनिंग बैलेंस, और आप इन दोनों को मर्ज करते हैं, 500 प्लस 615,000, आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे, ये आपके पास बन गया 1115। फिर आपके पास कैरी डाउन बैलेंस, ये तो गलत हो गया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है 1115, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा 675, ओके। फिर आप अपने पास रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन रिटेन अर्निंग्स, और रिटेन अर्निंग्स की अगर बात करें, ओपनिंग हमारे पास आ गया 390, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 570। और अब अगर हम लोग लोन की बात करें, तो लोन के लिए हमारे पास ओपनिंग, तो आपने 520 नहीं लिख देना, 600 नहीं लिख देना, 600 प्लस 80 करंट एंड नॉन करंट पोर्शन, तो ये ओपनिंग आपके पास बन जाएगा 680, और यहां से क्लोजिंग आपके पास बन जाना है 570। अब अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाए, पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, एडिशनल लोन लिया गया 30 का, क्या जर्नल एंट्री हम लोगों ने रिकॉर्ड की होगी, कैश डेबिट एंड लोन 30 से आप लोग इधर, और ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगी, 30 का लोन इनफ्लो के तौर पर आप रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, लोन से रेलिवेंट क्या कोई और इंफॉर्मेशन है, तो जब इसको क्लोज किया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल 710, जबकि यहाँ पे आ रहा है 575, तो यहाँ पे देखें बैलेंसिंग वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 135, तो बेटा ये 135 ड्यूरिंग द ईयर आपने रीपे कर दिया, क्लियर, ये बैलेंसिंग वैल्यू आई, और ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगी, रीपेमेंट ऑफ लोन 135 कैश आउटफ्लो के तौर पर, बात क्लियर। अच्छा, फिर
रिटेन अर्निंग्स की तरफ आ जाए। हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 400 का प्रॉफिट। प्रॉफिट रिटेन अर्निंग की कौन सी साइड पर जाएगा, हम लोग सपोज कर रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स से रेलिवेंट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्सेशन, उसने खुद बता दिया। हमेशा याद रखिएगा रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता रहता है। तो आपके पास अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास मौजूद है तो उसमें टैक्स की रिडक्शंस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपने वो यहाँ पे रिकॉर्ड की, और ये आपके पास कितनी आ गई। अब क्या आपने सिर्फ डिविडेंड पे किया होगा। अब देखिए यहां पर आपका बैलेंस कितना आ रहा है 790, यहां पर कितना है 570, तो आपने डिविडेंड कितनी अमाउंट का पे किया 220। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा बेसिकली आपने 220,000 के डिविडेंड्स पे कर दिए, लेकिन ये डिविडेंड्स आपने किस तरह से पे किए, यहां पर देखें कहते हैं and issued 2000 बोनस शेयर्स आउट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। अच्छा बोनस शेयर्स के लिए अगर यहां पर देखें तो फिर एक शेयर हमारे पास कितने का पड़ रहा है, तो एक शेयर हमारे पास कितने का पड़ रहा है, ऐसा नहीं सोचना। आपने ये देखना है कि बेटा बोनस इशू हमेशा अपनी फेस वैल्यू के ऊपर जाता है। टोटल डिविडेंड कितना पे किया हम लोगों ने 220,000 का, ऐसा ही है ना। तो 10 रुपए का एक शेयर है, तो बोनस डिविडेंड जो हम लोगों ने दिया होगा वो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20,000। 20,000 हम लोगों ने दिया होगा बोनस डिविडेंड, तो बाकी जो बैलेंसिंग अमाउंट हमारे पास आएगी वो हम लोगों ने कैश डिविडेंड पे किया है। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे समझाने का ये कि बेटा आपने ये नहीं समझ लेना कि उसने कैश डिविडेंड की तो बात ही नहीं की, उसने इसलिए नहीं की। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ये समझ लें कि 220 डिविडेंड पे किया और उसके अगेंस्ट जस्ट 2000 हम लोगों ने शेयर इशू किए, तो एक 10 रुपए वाला शेयर हम उन्हें 110 रुपीज में दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। क्लियर। तो हम लोगों ने उनको जो बोनस इशू किए बोनस शेयर वो 20 के, और जो रिमेनिंग हम लोगों ने कैश पे किया है वो 200,000 का। ऑलराइट, ये हमारे पास कैश डिविडेंड है। कैश डिविडेंड पेड 200,000, ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बन जाएगा। ऑलराइट, और यहां से ये 20 आपके पास आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। ओके ओके, और यहां पर ये 20 आप लोगों ने लिख देना है रिटेन अर्निंग्स। जी ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब यहां पर देखें, क्या आप लोगों ने किसी किस्म के कोई शेयर्स वापस लिए, वापस नहीं लिए तो क्रेडिट कुछ नहीं होने वाला, तो आप लोगों ने मजीद शेयर्स इशू किए होंगे। अब इनकी बैलेंसिंग वैल्यू देखें, 1115 में से माइनस कर दें 695, 420 आप लोगों ने कैश रिसीव किया है और आप लोगों ने न्यू शेयर्स इशू कर। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा अब देखें, ये भी आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएंगी। अब क्या कुछ लिखोगे, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स 420 कैश इनफ्लो के तौर पर, और आप लोगों ने जो लोन रिसीव किया रिसिप्ट ऑफ लोन 30, ये भी कैश इनफ्लो के तौर पर। जो लोन रीपे किया 135 कैश आउटफ्लो के तौर पर, और जो आप लोगों ने डिविडेंड पे किया 200,000, ये भी कैश आउटफ्लो के तौर पर। ये चार चीजें आप लोगों ने लिखनी है। यहाँ पर देखें, आई होप कि ये बातें आपको समझ आ चुकी हैं, क्लियर हो गई ये बातें। अच्छा अब आप लोगों ने बेटा ये नीचे सेम वैसे ही अकाउंट्स बनाए हुए हैं जैसे हम लोगों ने बना दिए हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व करनी है, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट के तौर पर है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको देखना है एग्जाम्पल नंबर 16 को। अब आप लोग इसको सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर अब आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। और इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 17,
एग्जाम्पल नंबर 17 आप लोगों ने सॉरी आप लोग 14 तो बहुत सिंपल से है यार। जो आप लोगों का टाइम लग रहा है ना वो 16 एंड 17 के ऊपर लग रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 16 17 आपकी होम असाइनमेंट है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।